हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही होगी। यह एक नई यूट्यूब वीडियो सीरीज है जो सीए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के पेपर से संबंधित है। इस यूट्यूब वीडियो सीरीज के अंदर 6 एपिसोड होंगे और हर एपिसोड के अंदर हम आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहां पर हमने लिया है नवंबर 2019 में आए हुए क्वेश्चन पेपर को। यह वो क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में आया होगा, या फिर आपने ये क्वेश्चन पेपर देखा होगा कि नवंबर 19 में ये पेपर आया था। तो यह है रियल क्वेश्चन पेपर। तो यहां पर बहुत सारी बातें करेंगे हम। 6 एपिसोड बनेंगे, एक घंटे के 6 एपिसोड। आपको करना क्या है, आपको अपना वो 1 घंटा इस वीडियो को देना है, एक बार देखना है। जो आपका लेस प्रोडक्टिव है उस टाइम को प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करना है इस वीडियो को देखकर। बाकी पढ़ाई जो आप कर रहे हो वैसे करते रहो, अपने शेड्यूल में कोई चेंज मत करो, जैसा पढ़ रहे हो वैसा पढ़ते रहो। बस आपको 1 घंटा निकालना है इस वीडियो के लिए। हर एपिसोड लगभग 1-1.25 घंटे का होगा, क्योंकि मैं आराम से एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाते हुए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ना है ये बताते हुए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखना है ये बताते हुए, मतलब आंसर कैसे लिखना है, वर्किंग नोट कितने बनाने हैं, नहीं बनाने हैं कि बनाने हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग नोट की, और एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करें, ये सारी बातें करेंगे हम इन सभी एपिसोड के अंदर। तो आज है एपिसोड नंबर 1। क्वेश्चन पेपर है नवंबर 19 का और सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ये रहा जी आपकी स्क्रीन पर नवंबर 19 का क्वेश्चन पेपर। ये वो क्वेश्चन पेपर है जो रियल क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए लिखा है नवंबर 19, पेपर नंबर 5 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फाइनल न्यू सिलेबस। कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। कितने घंटे का है? 3 घंटे का है। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। यानी 3 घंटे में 100 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि 180 मिनट के अंदर 100 नंबर? यस। इसका मतलब क्या हुआ, एक नंबर के लिए 1.8 मिनट। समझे बात को, मैंने घुमा दिया। 100 नंबर के लिए 180 मिनट, यानी एक नंबर के लिए 1.8 मिनट। 6 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होता है। उसमें मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं ABCD करके, 20 नंबर का। अच्छा, एक नंबर के लिए 1.8 मिनट, 10 नंबर के लिए 18 मिनट, 20 नंबर के लिए 36 मिनट। तो यहां से हमें यह बात समझ में आ गई कि एक कंप्लीट क्वेश्चन को करने के लिए ICAI अपने को 36 मिनट देता है। जब इसका आंसर आप लिखेंगे ना, तो इस बात को मन में ध्यान रखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन 35 से 40 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए, या फिर 30 से 40 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे ज्यादा वक्त लग रहा है तो बेहतर है उस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो, या वहीं रोक दो क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे काम करो, अगले क्वेश्चन को चालू करो। तो ये बात है शुरुआती। सबसे पहले एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, पहले 15 मिनट आपको सिर्फ ये बात तय करने में लगाने हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। यानी कि सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप, और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे आप। सबसे पहली बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। कॉस्टिंग के पेपर में आया हुआ हर क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मॉडल्स और क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो उसके बेस पर आसानी से कर सकते हो। 100 में से 100 नंबर ला पाना संभव है, पॉसिबल है, बिल्कुल आसान है। तो एक क्वेश्चन 20 नंबर का, 6 क्वेश्चन 120 नंबर के, अटेम्प्ट करना है 100 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी होता है और बाकी 5 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी उन 5 में से किसी एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के बीच। एक मिथ जो कुछ स्टूडेंट के मन में कभी कभी आया है, सर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा भले ही मेरे 80 नंबर के क्वेश्चन ठीक हो? गलत है, यह मिथ है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कोई चॉइस नहीं दी गई आपको कोई ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन नहीं दिया गया। आपको इस क्वेश्चन को अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास कि इसके बदले कोई और क्वेश्चन आप कर सको, इसलिए इसको बोला गया कंपलसरी क्वेश्चन। तो बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करोगे तो फेल हो ही जाओगे, भले ही 4 ठीक हो, यह एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले बात समझ में आ गई। अच्छा, पहले 15 मिनट में डिसाइड करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं और सीक्वेंस भी पहले ही सेट करना है। आपके मन में आ रहा हो सर पहले 15 मिनट के अंदर
सीक्वेंस कैसे सेट करूं, कैसे सोचूं कि कौन से क्वेश्चन में कर पाऊंगा और कौन से नहीं। तो बड़ा सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर, सिर्फ रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर सिर्फ इतना अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है। अगर वो चैप्टर आपने पूरा किया होगा ना तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आप वो क्वेश्चन कर लोगे। तो यानी कि रिक्वायरमेंट को पढ़कर सबसे पहले ये लिखना कि कौन सा चैप्टर है, और वो चैप्टर अगर आपने करा हुआ है घर पर, उसकी प्रैक्टिस कर रखी है आपने, आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आपने किसी कारणवश छोड़ा हुआ है तो आप समझ जाओगे कि भाई साहब ये क्वेश्चन ना सबसे आखिरी में देखूंगा, कम कॉन्फिडेंस है, सबसे आखिरी में देखूंगा, इस चैप्टर में मेरा कॉन्फिडेंस बना ही नहीं, सबसे आखिरी में करूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आखिरी में करना। सबसे पहले वो क्वेश्चन जिनके चैप्टर की प्रैक्टिस आपने दमदार तरीके से की है, जहां पर आपको कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी बात, कोशिश करो सबसे पहले उन क्वेश्चन को करने की जो कम नंबर के हैं। हालांकि हर क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, बट कई बार क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जैसे ABCD। तो जहां पर ज्यादा पार्ट हो, जैसे AB हुआ तो पॉसिबिलिटी है 10 नंबर 10 नंबर। अगर ABC हुआ तो पॉसिबिलिटी है 10 5 5 5 5 10, है ना, 8 8 4 पॉसिबिलिटी है। अगर ABCD हुआ तो 5 5 5 5 पॉसिबिलिटी है। अच्छा, कम नंबर का क्वेश्चन करने का फायदा क्या है? कम नंबर वाले क्वेश्चन को करने में आपको समय कम लगेगा, बट समय आप निकाल लेना। 1 नंबर के लिए 1.8 मिनट, 10 नंबर के लिए 18 मिनट, 5 नंबर के लिए 9 मिनट। तो 2 रूल मैंने बताया आपको। रूल नंबर 1, चैप्टर आइडेंटिफाई करो, रिक्वायरमेंट को मोटा मोटा पढ़कर, और अगर वो चैप्टर आपने किया हुआ है तो उसको पहले करना है। जो चैप्टर आपने छोड़ा हुआ है उसके क्वेश्चन को आखिरी में करना है ट्राई, अगर बाकी क्वेश्चन कर लेने के बाद। दूसरा रूल, सबसे पहले कोशिश करो उन क्वेश्चन को करने की जो छोटे छोटे हैं, जो 5 नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं, 8 नंबर के, इंस्टेड ऑफ कि आप कोई 20 नंबर वाला क्वेश्चन पहले ही पकड़ लें। तो 2 रूल बता दिए, ये 2 रूल पहले 15 मिनट के अंदर काम करेंगे। 15 मिनट बीत जाने के बाद अब घड़ी का कांटा होता है शुरू। सबसे पहले क्या करना है आपको? क्वेश्चन को पढ़ना है आपकी सीक्वेंस के हिसाब से। तो ठीक है, अब मैं यहां पर ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 को, क्योंकि मैं हर एपिसोड में करवाऊंगा एक क्वेश्चन, और आपको बताते हुए चलूंगा कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो एग्जामिनर ने क्या कमेंट्स दिए बच्चों की आंसर कॉपी चेक करने के बाद, ताकि आप समझ सके एग्जाम में क्या गड़बड़ की स्टूडेंट ने। देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि कोई चॉइस क्वेश्चन में नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्यों? क्योंकि हमारा एपिसोड नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 एपिसोड नंबर 2 में होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पहले मैं गिन लेता हूं कि कितना लंबा क्वेश्चन है ये। मैं कहां पे जा रहा हूं? गिन रहा हूं। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। अब देखो यहां पर आई रिक्वायरमेंट, और मैंने चेक किया कि इसके अंदर 3 रिक्वायरमेंट है, बट क्वेश्चन एक ही है। ध्यान देना, यहां पर मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक ही है, उसके रिक्वायरमेंट अलग अलग पार्ट्स में है। तो ये एक क्वेश्चन 20 नंबर का, ये देखो ए 4 नंबर का है, बी आपका 12 नंबर का है, और सी आपका 4 नंबर का है। तो 4 12 और 4 कितने हो गए? 20 नंबर। अच्छा, कितने पेज तक पहुंच गया मैं? पेज नंबर 5 पे पहुंच गया मैं। शुरुआत कहां से की थी? कुछ क्वेश्चन ने पेज नंबर 1 से। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, स्टूडेंट के मन में सबसे पहली बात यह आई कि यह क्वेश्चन नहीं होगा पढ़े बिना। इसके पीछे रीजन क्या था? क्वेश्चन का लेंदी होना। तो जरा ध्यान दो, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। 4 पेज का क्वेश्चन है, इसका मतलब यह नहीं कि क्वेश्चन मुश्किल होगा। यहां पर जो पेपर आपको मिलता है ना, उसके अंदर फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखा जाता है, और लाइंस के बीच में गैप भी अच्छा खासा रखा जाता है, ताकि आप अंडरलाइन कर सकें, कुछ लिखना हो तो लिख भी लें हल्का फुल्का, इसी के ऊपर, पेपर के ऊपर लिख लें हल्का फुल्का, और अंडरलाइन कर सकें, कुछ खास वर्ड्स को आप सर्कल कर सकें, या फिर जो मर्जी आप करना चाहे कर सकें। तो ये आपकी सहूलियत के लिए ICAI अपने फॉन्ट साइज को बड़ा रखता है। तो बिल्कुल मत घबराना फॉन्ट साइज देखकर, क्वेश्चन की लेंथ को देखकर। तो पहला डर में जो मन में जो डर होता है कि क्वेश्चन लंबा है तो मुश्किल होगा, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जब एग्जाम में आया तो एग्जामिनर ने लिखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, या अटेम्प्ट किया तो आखिरी में। हालांकि ये एक वाइज डिसीजन था कि ऐसे क्वेश्चंस को आखिरी में करें, जहां पर आपको डर लगता है उस क्वेश्चन को आखिरी में। अच्छा, अब एक खास बात ध्यान देना जरा, जब भी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे सॉल्व करने के पर्पज से, तो हम लेंगे रिवर्स रीडिंग टेक्निक की हेल्प। ये रिवर्स रीडिंग टेक्निक होती क्या है? सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़कर अंदाजा लगाओ कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है।
इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो कर लेंगे, अगर आपने चैप्टर छोड़ा है तो चांसेस कम है कि आप कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपने पढ़ा है चैप्टर, आपको समझ में आएगी बात। अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ के एक और फायदा है, मतलब रिक्वायरमेंट को पढ़ के एक और फायदा है। फायदा नंबर 2, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो मैं किस दिशा में सोचते हुए पढ़ूं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेस पर उसको ध्यान में रखते हुए कि मुझे आंसर में क्या लिखना होगा, तो यहां पर कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मुझे आंसर लिखने में हेल्प करेगी। ध्यान देना, अगर क्वेश्चन 4 पेज का है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ लाइनें उसके अंदर MA लिखी हो, पॉसिबिलिटी है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन हमारे काम की है और कौन सी लाइन सिर्फ नाम की है, कोई काम की नहीं है। तो जो लाइन काम की है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, या साइड में कुछ छोटा सा अपना मेन पॉइंट लिख लिया, है ना। अब अगली बात, अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है, यहां बात कर रहा हूं मैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो इसका आंसर 1 पेज या मैक्सिमम 1.25 पेज में आना चाहिए। गोल्डन रूल है ये, 1 पेज या 1.25 पेज के अंदर, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो। अगर 5 नंबर का है तो 1.25 से 1.5, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 2.5 पेज, 12 नंबर का है तो भी 2 से 2.5 पेज, हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलेगा। तो एक मोटा मोटा एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि 4 नंबर के लिए 1 पेज, 5 नंबर के लिए 1.25 पेज, 10 नंबर के लिए 2.5 पेज, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो आप। 4 नंबर के लिए 1 पेज, 8 नंबर के लिए 2 पेज, है ना, 12 नंबर के लिए लगभग 3 पेज। एग्जैक्ट 3 होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हां, एग्जाम के अंदर आंसर की लेंथ मायने रखती है, किसके लिए, एग्जामिनर के लिए। मैं जानता हूं कि कुछ आंसर्स को बहुत शॉर्ट में लिख पाना संभव है, बट आपको एग्जामिनर को भी तो हैप्पी करना है ना, उसको भी तो खुश करना है कि हां भाई मैंने लिखा है ना मैटर। तो ये गोल्डन रूल है केस स्टडी वाले क्वेश्चंस के लिए, थ्योरी वाले क्वेश्चंस के लिए। अब पढ़ते हैं जी रिक्वायरमेंट। अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मैं एग्जाम के अंदर बैठा हूं एज ए स्टूडेंट और मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं, रिक्वायरमेंट। एक्सप्लेन वाई नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स are particularly important to measure the performance of not for profit organization such as Cure Hospital। क्या लगता है आपको, यहां पर जैसे मैंने इन शब्दों को पढ़ा मेरे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार ये क्वेश्चन तो चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन वाले चैप्टर से है, और भाई साहब ये बात कर रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये बात कर रहा है उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रॉफिट बनाने का उद्देश्य नहीं रखती है। हर कोई थोड़ी पैसा कमाना चाहता है, कुछ लोग धर्म पुण्य भी करना चाहते हैं। तो यहां पर किसकी बात की गई, हॉस्पिटल की। और देखो नाम भी क्या है, क्योर हॉस्पिटल। इस टाइम पर कोविड चल रहा है, कोविड की बीमारी का क्योर अभी तक तो है नहीं, लेकिन अगर क्योर हॉस्पिटल ऐसे कुछ हॉस्पिटल होंगे जिनका कि प्रॉफिट बनाना उद्देश्य नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है ना किसी ना किसी को हेल्प मिल जाए, कोई ना कोई रिकवरी कर जाए, ठीक हो जाए। और हमें क्या चाहिए, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 की रिक्वायरमेंट नंबर 1 को पढ़ के ये बात समझ में आ गई कि भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 8 से है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब निकालते हैं मीनिंग हमें चाहिए क्या इसका आंसर में। कहता है एक्सप्लेन व्हाई, ये कह रहा हमें बताओ क्यों नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। अगर कोई कंपनी बनी है धर्म करने के उद्देश्य से, पुण्य करने के उद्देश्य से, कहने का मतलब पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट देने के उद्देश्य से, तो ऐसे में उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के बेस पर। किसके बेस पर, क्वालिटी ऑफ सर्विस के बेस पर। तो यह पूछता है वाई, ऐसा क्यों, तो यह पूरे का पूरा जवाब थ्योरेटिकल है। तो यह बात समझ आ गई, हमें रीजन देना कि आखिर ऐसा क्यों है कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जरूरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। रिक्वायरमेंट नंबर 2, इवैल्यूएट वेदर क्योर हॉस्पिटल इज डिलीवरिंग वैल्यू फॉर मनी फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क। देखो आपको यहां से भी हिंट मिल जाएगा अगर आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है तो। वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क मतलब होता है कि आपने जो पैसा लिया अपने कस्टमर से, उसके बदले में उसे कुछ ऐसा दिया जिसकी वैल्यू उसके द्वारा दिए गए पैसे से ज्यादा है। जैसे मान लीजिए आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपने मुझे क्या दिया, अपना टाइम। आपके टाइम का एक प्राइस है, एक कीमत है, एक कॉस्ट है।
लेकिन अगर इस टाइम के बदले मैंने जो आपको दिया है लेक्चर के अंदर कंटेंट, अगर इसकी वर्थ ज्यादा है आपके दिए गए टाइम के कॉस्ट से, तो इसका मतलब है कि ये लेक्चर वैल्यू फॉर मनी है। मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपका दिल दुख गया, आपको लगा यार मेरा तो 1 घंटा बर्बाद हो गया, इससे बढ़िया तो मैं कोई कॉमेडी शो ही देख लेता। क्यों? यूट्यूब पर बैठे हो आप, और यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैंने आपको वैल्यू फॉर मनी दिया है। मनी यहां पे क्या आपके लिए? आपका टाइम, क्योंकि उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क के बेस पर हमें इवेल्युएट करना है कि ये हॉस्पिटल जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके अंदर क्या पेशेंट को वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। यहां पे क्या लिखा है? इवेल्युएट वेदर, यानी कि मुझे साथ में यस और नो भी बताते हुए चलना है कि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिला, हां या नहीं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर मुझे यह बताना है। अच्छा, कितने नंबर का है ये? 12 नंबर का है। अच्छा, लगभग कितना आंसर लिखना होगा मेरे को? 2.5 से 3 पेज। 2.5 से 3 पेज। 3 पेज के बराबर लिखोगे, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे टनाटन 12 के 12। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3, सी कह लीजिए। द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस ए नॉमिनल फी फॉर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। शॉर्टकट बोलूं तो ओपीडी, सुना होगा आपने नाम, ओपीडी यानी आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कि वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में आया, डॉक्टर से मिला, दवाई ली, अपने घर चला गया, मतलब उसे एडमिट नहीं होना पड़ा। इन्हें क्या बोलते हैं? ओपीडी पेशेंट। द सीईओ ऑफ द हॉस्पिटल इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस ए नॉमिनल फी फॉर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट गिवन टू पुअर पेशेंट एंड रिमूव सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ सीटी स्कैन, MRI diagnostic for other patient in order to achieve its objectives in a better way. Evaluate the proposal of CEO. भाई साहब, इस हॉस्पिटल का जो CEO है ना, वो बोलता है कि भाई साहब गरीबों को ना थोड़ा सा चार्ज करो, मतलब उन्हें थोड़े से पैसे ले लो उनसे, नॉमिनल फीस ले लो उनसे, और जो गरीब नहीं है उसको सीटी स्कैन कराने पर, उसे MRI कराने पर जो सब्सिडी अभी हम देते हैं वो कम कर दो। कुल मिलाकर ये बोलता है थोड़ा सा मनी का इनफ्लो बढ़ाओ, और ये कहता है मनी का इनफ्लो जब बढ़ेगा ना तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके ऑब्जेक्टिव्स? हॉस्पिटल के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हो जाएंगे। हमें क्या पूछा क्वेश्चन ने? इवैल्यूएट द प्रपोजल ऑफ सीईओ। तो हमसे पूछ रहा है, सोचो हमारे हाथ में कितनी बड़ी पावर है। एक हॉस्पिटल, उसका सीईओ हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई साहब मेरे पास एक प्रपोजल है, अच्छा है या बुरा है। तो जब किसी भी केस स्टडी को आप प्रैक्टिकली लिंक करते हुए और समझते हुए चलोगे तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको कि आंसर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आएगा। तो तीनों रिक्वायरमेंट मैंने पढ़ ली है। अब मैं कहां जाऊंगा? क्वेश्चन को पढ़ने पर। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, आपको बता दूं 4 नंबर का तो कितना पेज रहेगा आंसर? 1 पेज। अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन, आराम आराम से पढ़ेंगे, अपने को ना कहीं आना, अपने को ना कहीं जाना। चलो भाई शुरू करते हैं, समझ समझ के पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, एग्जाम के अंदर जब स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ता है ना तो वो जल्दबाजी में पढ़ता है। और ध्यान देना, एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन की एक लाइन भी आपने मिस कर दी या उसका मीनिंग ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया तो पॉसिबिलिटी है कि आप आंसर में लिखोगे कुछ और क्वेश्चन में पूछा कुछ और होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ने के अंदर दिया जाने वाला समय बड़ा कीमती होता है। अगर 20 नंबर के इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आईसीआई ने 36 मिनट दिए हैं तो पक्की बात है इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 15 मिनट तो दिए ही होंगे। बाकी में क्या करना है आपको? आंसर लिखना है। अच्छा, 20 नंबर का है तो कितने पेज लिखने होंगे? 4 नंबर में मैंने बोला 1 पेज, तो 20 नंबर में 5 पेज। अच्छा, लिखना कैसे है ये मैं बताऊंगा अभी आपको, घबराओ मत कि 5 पेज लिखने हैं, 5 पेज लिखने हैं। भाई साहब क्वेश्चन भी 5 पेज पे खत्म हुआ है, डोंट वरी, आराम आराम से चलेंगे। Cure Hospital is running under private public partnership model providing treatment for non-communicable disease. Non-communicable मतलब वो डिसीज जो कम्युनिकेट नहीं हो सकती, यानी कि बात करने से, छूने से जो नहीं फैलती। अच्छा, कोविड क्या है? कोविड तो कम्युनिकेबल है, तभी तो बोलते हैं मास्क लगाओ, 6 फीट की दूरी रखो। तो ये क्या करते हैं जी? ये ऐसी बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल है। ABCO Hospitals Limited is a private partner which runs a chain of hospital on a profit basis. अरे ये क्या हो गया? अभी तो बात कर रही थी कि नॉन प्रॉफिट है, यहां पे लिखा गया प्रॉफिट बेसिस। तो ध्यान देना जरा,
यहां पर पहले बात करी है क्योर हॉस्पिटल की, अब बात कर रहे हैं एबीसीओ हॉस्पिटल की। क्योर हॉस्पिटल क्या है? इट इज ए पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा लोग। तो लिखा है कि जो एबीसीओ हॉस्पिटल है ना, ये इस हॉस्पिटल में क्या है? प्राइवेट पार्टनर है, विच रन्स ए चेन ऑफ हॉस्पिटल्स ऑन प्रॉफिट बेसिस इन मेजर सिटीज इन इंडिया। वो अपने आप में क्या करता है? इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर अपने चेन चलाता है, अपने हॉस्पिटल खोल रखे। द पब्लिक पार्टनर इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड क्योर हॉस्पिटल इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल। दूसरा पार्टनर कौन है इसका? स्टेट गवर्नमेंट, यानी जहां पर ये खुला होगा ना, वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी इसकी पार्टनर है। और आखिरी में क्या बोला? क्योर हॉस्पिटल इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल। अच्छा, मैंने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है तीनों के तीनों, क्या उसका आंसर लिखने के अंदर इस पहले पैराग्राफ के मीनिंग का कोई इस्तेमाल होगा क्या? नहीं। यानी पहले वाला पैराग्राफ क्या था? बस इंफॉर्मेशन थी, अपने काम की इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये वो इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसके बेस पे हमें आंसर लिखना है। तो समझ गए ना, ये पैराग्राफ क्या है? बेकार पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट पार्टनर इज टू इन्वेस्ट इन अपग्रेडिंग एंड इक्विपिंग द फैसिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड सर्विस डिलीवरी। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फिजिकल स्पेस। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहां पर पहले बात करी प्राइवेट पार्टनर की। इसका काम क्या है? क्योर में पैसे लगाना, इन्वेस्ट करता है ना, पैसे लगाता है। और क्या काम है? डे टू डे ऑपरेशन के अंदर क्या लेना? डिसीजन, कैसे होगा, मशीन कहां से आएगी, कितने की खरीदनी है। जबकि गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट देती है इनको स्पेस, जमीन देती है। जब कोई व्यक्ति एक हॉस्पिटल खोलता है तो गवर्नमेंट नॉर्मली उसको जमीन बहुत ही कम दाम में या फ्री में देती है, क्योंकि वो क्या करने वाला है? धर्म पुण्य वाला काम करने वाला है। द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड फिजिकल स्पेस एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एज इज वेयर इज कंडीशन, प्रोवाइड सपोर्ट फैसिलिटी एंड हॉस्पिटल एमिनिटीज। Private partner assumes entire responsibility for full range of investment, operation and maintenance function. Private partner has authority to make daily management decision. इस पैराग्राफ से क्या बात पता पड़ी? कि फंडिंग कौन करता है, पैसा कहां से आता है इसके पास? स्टेट गवर्नमेंट जमीन देती है, लिखा ना, फिजिकल स्पेस, और प्राइवेट वाला बंदा पैसे लगाता है। और प्राइवेट पार्टनर डे टू डे लाइफ, डे टू डे मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लेता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। दो पार्टनर हैं, जिसमें से एक क्या हो गया आपका? साइलेंट पार्टनर काइंड ऑफ, और ये क्या है? एक्टिव पार्टनर। अभी भी कुछ काम की इंफॉर्मेशन मेरे सामने आई नहीं। अब बढ़ते हैं जी आगे। द हॉस्पिटल इज फंडेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड ए फिक्स्ड लेवल ऑफ फंडिंग इज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ईच ईयर आउट ऑफ स्टेट बजटरी एलोकेशन। देख लो, अब यहां पे क्या बोला गया? स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देती है, और जो पैसा वो देती है हर साल, वो क्या है? फिक्स है। हर साल इतने पैसे मिलेंगे हॉस्पिटल को, ठीक है जी। इट इज अप टू द हॉस्पिटल टू एलोकेट दिस फंड टू डिफरेंट एरियाज सच एज डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ सैलरी, मेडिसिन एंड ऑल अदर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रन ए हॉस्पिटल। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या बोला? जमीन ले लो, पूरे साल में हमसे इतने पैसे हर साल ले लो। हमसे बस ये मत पूछना कि इन पैसों का करना क्या है। इन पैसों का क्या करना है, इस बात को तय करने की जिम्मेदारी आपकी है। समझ गए बात? तो यहां पर भी अभी मोटी मोटी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब चलते हैं जी आगे। क्योर हॉस्पिटल्स ऑब्जेक्टिव्स आर। अब आई काम की बात। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या बोला था? वैल्यू फॉर मनी, कस्टमर को मिला कि नहीं मिला। यहां पे कस्टमर कौन है? पेशेंट है। तो चेक करते हैं कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या बोला सीईओ? कि गरीबों से पैसा लेना चालू कर दो। अच्छा, और वो क्या बोलता है? अगर फंडिंग आएगी तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन बता रहा है कि आखिर ऑब्जेक्टिव है क्या। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी कंपनी का विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। गला 2 लोग काटते हैं। अगर कोई चोर काटे, डाकू काटे तो ये क्राइम है, लेकिन वही गला अगर डॉक्टर काटे तो मे बी कि वो ऑपरेशन कर रहा हो। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव एक एक्शन इलीगल बन जाता है और एक एक्शन हेल्प बन जाता है, लीगल बन जाता है। इसीलिए बोला गया है किसी भी कंपनी को इवेल्युएट करना है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है, तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़िए। तो यहां पर दिए गए हैं हमारे को हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव। ये वो उद्देश्य हैं जिनके लिए इस हॉस्पिटल का जन्म हुआ है। 1 2 3 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला,
टू गिव प्रॉम्प्ट एक्सेस टू हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट। कुल मिलाकर बात क्या है? बेस्ट ट्रीटमेंट टू पेशेंट। ये इनका क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव। यानी कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आता है तो उसका इलाज अच्छे से अच्छा हो। दूसरा, टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू पुअर पेशेंट इन लाइन विद गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? गरीबों को फ्री में क्या देना? ट्रीटमेंट। अच्छा, जो रिक्वायरमेंट नंबर 3 के अंदर सीईओ साहब बोल रहे थे कि गरीबों से पैसा ले लो, ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, क्या लगता नहीं है आपको उसका जवाब मिल गया? यहां पर सोचो जरा, भाई साहब गलत कह रहे हैं सीईओ साहब। वो भूल गए हैं कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, मैं कंपनी बोल रहा हूं, हमारी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव, ऐसे बोल सकता हूं कि हमारी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव ही है भाई साहब कि गरीब लोगों को फ्री में क्या देना? हेल्थ सर्विसेज। तो वो जो सीईओ बोल रहा था ना कि पैसे कलेक्ट करो उनसे, नॉमिनल फीस रख दो, उसका प्रपोजल क्या है? गड़बड़ प्रपोजल है, बेकार प्रपोजल है। तो जो बात मैंने अभी आपको वर्बली बोल के बताई, इसी बात को आप एक पेज में लिख दो, रिक्वायरमेंट नंबर 3, 4 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे आपको। कैसा लगा? बात समझ में आई? रिक्वायरमेंट पढ़ने का बेनिफिट समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी फॉर द टैक्स पेयर मेजर्ड बाई 3 E's फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हम वैल्यू फॉर मनी दें। मनी मीन्स क्या? हमेशा मनी, पैसा। मनी फंडिंग की बात भी हो सकती है। यहां पर गवर्नमेंट इसको क्या दे रही है? हर साल फंड दे रही है। अच्छा, प्राइवेट वाला बंदा क्या कर रहा है? वो भी तो पैसे लगा रहा है। तो अगर इस पैसे का तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, है ना? तो यहां पर 3 पॉइंट है, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो इसके बेस पर हमें क्या देना है कस्टमर को? वैल्यू फॉर मनी। टू कॉन्ट्रीब्यूट टू मेडिकल साइंस बाय डेवलपिंग इनोवेटिव वेज टू डिलीवर ट्रीटमेंट टू पेशेंट। अच्छा, चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है जी? चौथा है बीमारी ठीक करने के नए नए तरीकों को इनोवेट करना। पहले ऑपरेशन नॉर्मल हुआ करता था, है ना? चाकू छुरी से काट दिया करते थे, फिर होता था ऑपरेशन। अभी क्या आ गया? लेजिक ऑपरेशन। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? एडवांस्ड। तो भाई 4 ऑब्जेक्टिव हैं, एक बार बताता हूं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, बेस्ट ट्रीटमेंट टू पेशेंट। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, गरीबों को फ्री में ट्रीटमेंट। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, इनोवेटिव मेडिसिन तरीके, इनोवेटिव तरीकों को निकालना ताकि अच्छा ट्रीटमेंट हम दे सकें। अब कुछ काम की बात आई और आपको बात समझ आनी चाहिए कि यहां पर बात करते करते मैंने आपको रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आंसर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट सिलेक्ट सर्जरीज, ऑल सर्विसेज आर फ्री फॉर पुअर पेशेंट दैट आर बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल कार्ड होल्डर, ये जानते होंगे आप। जिन लोगों की इनकम कम है ना और जो गरीबी रेखा से नीचे है, उन्हें गवर्नमेंट एक कार्ड बना के देती है। इस कार्ड की मदद से वो ये प्रूफ कर पाते हैं कि भाई हम गरीब हैं। तो जब वो कार्ड किसी हॉस्पिटल में दिखाते हैं ना, तो उनको फ्री में ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो यहां पर क्या है? कुछ सर्विसेज के पैसे लेते हैं, बाकी सारी सर्विसेज क्या है? फ्री। 40% बेड्स आर रिजर्व फॉर पुअर पेशेंट। फ्री ओपीडी सर्विसेज टू पुअर। सिटी स्कैन, एमआरआई, डायग्नोस्टिक आर फ्री फॉर पुअर, सब्सिडाइज फॉर अदर। देखो, गरीबों के लिए तो मुफ्त है, बाकी के लिए थोड़े बहुत नॉमिनल चार्ज। क्योर हॉस्पिटल ऑल्सो रन्स ए जेनेरिक मेडिसिन शॉप इनसाइड द हॉस्पिटल प्रेमाइसेज विच सेल्स मेडिसिन टू ऑल पेशेंट at a discount ranging from 40 to 56%, the only shop of this kind in the city. जरा ध्यान देना इस वर्ड पे, जेनेरिक मेडिसिन शॉप। जो दवाई अभी आप खाते होंगे ना कभी बीमार पड़ने पर, उस दवाई में जो सॉल्ट है, सेम सॉल्ट की अगर आप जेनेरिक मेडिसिन लेकर आएंगे ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि जिस दवाई को खाने में आप 200 रुपए दे रहे हैं, जो दवाई आप 200 रुपए की लेके आए हैं, पॉसिबिलिटी है कि जेनेरिक मेडिसिन में वो 20 रुपए की हो या 30 रुपए की हो, इतनी सस्ती होती है। तो इसने क्या करा, हॉस्पिटल ने एक मेडिकल शॉप खोल रखी है, एक मेडिसिन शॉप खोल रखी है, जहां पर ये जेनेरिक मेडिसिन को प्रोवाइड करता है और डिस्काउंट देता है खतरनाक वाला 40 to 56%। क्यों? ताकि गरीबों को मदद मिल सके। तो इस पैराग्राफ से क्या बात समझ में आई? इस पैराग्राफ से बात समझ में आ गई कि सर ये जो हॉस्पिटल है ना, इसका एक ही उद्देश्य है, गरीबों की मदद करना। हाँ जी। तो देखो, एक टाइम जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और आपको सुनने में भी आया होगा कि काफी सारी इरेगुलरिटीज हैं। कुछ डॉक्टर्स ने कोविड का गलत इस्तेमाल भी किया है। कुछ डॉक्टर्स ने क्या किया है,
पेशेंट की किडनी निकाल ली है या कुछ मिसयूज, मतलब गलत सारे काम कर रहे हैं। अब ऐसे में एक हॉस्पिटल जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को हेल्प कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे पेशेंट को, सॉरी, ऐसे हॉस्पिटल को प्रमोट करना चाहिए? तो ये है हॉस्पिटल जो हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारे इंडिया में हो क्या गया है, हॉस्पिटल सर्विस इतनी महंगी हो गई है कि आज की डेट में अगर किसी को ट्रीटमेंट करवाना हो तो उसका पूरा फंड, उसके सारे पैसे एक झटके में खत्म हो सकते हैं। इतना खतरनाक वाला ये स्कैम बन चुका आज की डेट के अंदर। तो ऐसे में हॉस्पिटल लाइक क्योर तो क्या है, आपके लिए एक आशीर्वाद है। WHO has agreed to provide financial and technical support to the neonatal care unit. The hospital enabled it to obtain 5 certification from various leading authorities on different aspect of hospital management. बेसिकली WHO क्या बोलता है, वो इसको हेल्प कर रहा है कि हम तुम्हें सपोर्ट देंगे फाइनेंशियल एज वेल एज टेक्निकल। आगे बढ़ते हैं। फीडबैक इज टेकन फ्रॉम ईच इन पेशेंट। ध्यान देना, इन पेशेंट का मतलब होता है वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, एडमिट होने के बाद ट्रीटमेंट लेके गया है ना। पेशेंट दो तरीके के होते हैं, एक तो वो जो आया और बाहर की बात ट्रीटमेंट लिया घर चला गया, और दूसरा वो जो आया डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो वो एडमिट हुआ, उसके बाद ठीक हुआ, फिर अपने घर गया। तो जो भी कोई एडमिट हुए थे ना, उनसे क्या किया उन्होंने, फीडबैक लिया अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल एंड सेटिस्फैक्शन लेवल बिटवीन 1 to 10। एक अगर दिया सेटिस्फैक्शन लेवल तो मतलब लीस्ट सेटिस्फाइड है, दुखी था, और अगर 10 बोल दिया मतलब टोटली सेटिस्फाइड। In a recent meeting of managing committee of hospital, discussions were held about inadequate performance measurement system in place to assess whether hospital is achieving its objective। देखो, इन्होंने खुद ही बता दिया यहां पर, ये लाइन बड़ी काम की है। इस लाइन में क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि हॉस्पिटल के अंदर क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम क्या है, इनएडिक्वेट, बेकार है, उससे हम चेक ही नहीं कर पा रहे हॉस्पिटल अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा, पता ही नहीं पड़ रहा। And that insufficient attention is given to the importance of non-financial performance indicator। यानी कोई इसकी बात नहीं करता कि पेशेंट जाते वक्त, उस पेशेंट जब जा रहा था उसके चेहरे पे हंसी थी या गाली थी, कोई चेक नहीं करता। A 4-member team consisting of performance management expert and 3 senior doctors was created to give their best advice, in these aspect। ध्यान देना जरा, इन्होंने क्या बनाई है, एक टीम बनाई है। टीम में 4 लोग हैं जी। एक तो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये कौन है, शायद अपन ही होंगे ना, ये तो उन्होंने बुलाया होगा हमको कि एक टीम बनाते हैं सर, आपको भी रखते हैं। और बाकी 3 क्या है बाकी 3 लिए सीनियर डॉक्टर। द 4-member टीम मेट विद डॉक्टर्स, स्टाफ एंड अदर स्टेक होल्डर्स एट लेंथ एंड ब्रीथ। सम ऑफ द कन्वर्सेशंस वर एज बिलो। यानी कि जो टीम थी वो सब लोगों से मिली है, उनमें से कुछ लोगों के बारे में नीचे बताया गया। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर ए। अच्छा, डॉक्टर कौन सा डॉक्टर है, हमारी टीम वाला डॉक्टर है या कोई और? तो भाई साहब ये कोई और डॉक्टर है। डॉक्टर ने बोला, आई थिंक द हॉस्पिटल ऑलवेज डिलीवर्स वैल्यू फॉर मनी, वी हैव ऑलवेज अचीव्ड अवर टोटल फाइनेंशियल बजट। जरा ध्यान देना, डॉक्टर ए क्या है, मनी माइंडेड। इस भाई साहब को यह पता ही नहीं कि जिस हॉस्पिटल में ये काम करता है वो क्या है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। तो प्रॉफिट कमाना तो उसका उद्देश्य है ही नहीं। और ये क्या बोल रहा है कि हम तो हमेशा क्या देते हैं, वैल्यू फॉर मनी, और हम हमेशा क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल बजट को अचीव कर लेते हैं। अच्छा, डॉक्टर बी क्या बोलता है, वी वर्क हेयर मच लॉन्गर आवर्स देन डॉक्टर्स इन अदर हॉस्पिटल, ऑफन विदाउट बीइंग पेड फॉर वर्किंग ओवर टाइम। ओहो, ये क्या है, डिससेटिस्फाइड। अच्छा, क्या ये ठीक बोल रहा है? भाई ये कहता है कि हमें बाकी डॉक्टरों के मुकाबले ज्यादा देर तक हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है और हमें ओवरटाइम की पेमेंट भी नहीं मिलती। तो भाई बात तो सही कह रहा है, अगर डॉक्टर को पेमेंट नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, वो ढंग से काम नहीं करेगा। तो बातचीत चल रही है। डॉक्टर सी क्या बोलता है, डॉक्टर सी बोलता है, देयर इज नॉट एनफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनर फंडिंग टू रिक्रूट मोर डॉक्टर एंड पैरामेडिक स्टाफ। बेसिकली क्या बोल रहा है, कह रहा फंड की शॉर्टेज है जी, और स्टाफ की भी शॉर्टेज है। ये इशारा कर रहा है फंड की तरफ और स्टाफ की तरफ। मतलब क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो फंड देती है, तो टोटल फंड जो इनको मिलते हैं उस फंड के बेस पर ना ये लोगों को इंप्लॉय नहीं कर पा रहे, पैसे ही नहीं इनके पास, और ये खुद तो पैसे कमा ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट, है ना। डॉक्टर डी बोलते हैं कि नंबर ऑफ आउट पेशेंट, आउट मतलब जो आए और दिखाकर चले गए, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, ओपीडी वाले, नंबर ऑफ आउट पेशेंट हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। अर्लियर एन आउट पेशेंट हैड टू वेट फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 2 hours 20 minutes एंड नाउ द सेम हैज इंक्रीज्ड टू 3 hours। बाप रे बाप,
अगर पेशेंट को जाके 3 घंटे तक वेट करना पड़े, क्या लगता है आपको? पेशेंट हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलेगा? अच्छा बोलेगा क्या? नहीं, खतरनाक वाला मिसमैनेजमेंट है। और पेशेंट तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। 3 घंटे वेटिंग के बाद डॉक्टर को जब वो दिखाएगा, और डॉक्टर पहले से ही कम है, स्टाफ की शॉर्टेज है, तो ऐसे में डॉक्टर पहले से क्या हो सकता है? फ्रस्ट्रेटेड। तो ऐसे में क्या होगा? क्या हॉस्पिटल, इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि हम बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट दें, पॉसिबल लग रहा है क्या आपको? नहीं। तो बात तो इन्होंने ठीक बोली। सीनियर डॉक्टर के, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी स्पेंड ऑन डेवलपिंग इनोवेटिव वेज टू डिलीवर ट्रीटमेंट टू पेशेंट, दो एज मोस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस डेटा वी डॉक्टर रिसीव रिलेट्स टू फाइनेंशियल टारगेट। ध्यान देना जरा, इन्होंने क्या बोला कि इनोवेटिव तरीकों पर हमने कितना टाइम किया, ये तो कितना टाइम इन्वेस्ट किया, ये तो मुझे मालूम ही नहीं है। कहने का मतलब है ये इशारा कर रहे हैं कि हालांकि इस एंटिटी का ऑब्जेक्टिव है कि नए नए तरीकों को इजाद करना ताकि ट्रीटमेंट बेस्ट दिया जा सके, बट ये डॉक्टर सीनियर क्या बोलते हैं कि हमें टारगेट मिलता है किसके लिए? फाइनेंशियल टारगेट। आपको इतने पैसे की कलेक्शन करवानी है। और सोचो ना, अगर एक डॉक्टर को ऐसा टारगेट मिल जाए तो वो डॉक्टर भगवान कहां रहेगा? फिर वो डॉक्टर क्या बन जाएगा? सेल्समैन। और जब पेशेंट वहां पर एडमिट होगा ना, तो वो उसकी खाल भी खींचना चाहेगा। और ये जो स्थिति है ना, कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर देखी जा चुकी है, कुछ मूवीज इसके ऊपर बन चुकी हैं। तो ये जो तरीका है ना डॉक्टर्स को फाइनेंशियल टारगेट देने का, बड़ा ही खतरनाक तरीका है। देखो, पैसा कमाना रिक्वायरमेंट है सभी की, बिना पैसे के काम नहीं चल सकता, सही बात है। बट पैसा कितना कमाना है और पैसा किस तरीके से कमाना है, उसको भी तय करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट अभी हॉस्पिटल्स के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर उतने रूल्स रेगुलेशन लेकर नहीं आई जिनकी रिक्वायरमेंट है। आज के जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो क्या बन चुके हैं? 5 स्टार हॉस्पिटल। सही सुना आपने, 5 स्टार। अगर आप वहां पे चले गए किसी दोस्त को देखने के लिए जो वहां पे एडमिट है, तो भाई साहब कॉफी मिलेगी आपको 300 रुपए की, 400 रुपए की भी कॉफी मिल सकती है आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, मैं किसी 5 स्टार हॉस्पिटल में आया हूं। तो ऐसे में क्या होगा भाई? पैसा निचोड़ेंगे। और इंसान बेसिक एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और इसके ऊपर सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के बारे में सुना भी है और कुछ को देखा भी है, और इस कोविड के टाइम पर ही देखा है कि जहां बाई चांस कोविड डिक्लेयर हो गया, पेशेंट पॉजिटिव आ गया, और जो फैमिली है उसके काफी पैसे लग गए, उसका इतना फंड खर्च हो गया कि उनकी हालत खराब हो गई है। उसका रीजन क्या है? एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उतनी फैसिलिटीज का ना होना, भरोसा नहीं आता ना गवर्नमेंट पर। तो वहां पर जाओ 3-3 घंटे वेट करो, खुद क्वेश्चन बोल रहा है, भरोसा ही नहीं आएगा। तो फिर कहां जाएगा बंदा? प्राइवेट के अंदर। और प्राइवेट का तो ऐसा हाल है भाई साहब, एक दिन अगर कोई एडमिट रह गया कोविड की वजह से, 50,000 से ऊपर का बिल तो आना ही आना है। तो ऐसे में अगर हमारे ये वाले हॉस्पिटल, जिनका पर्पज है अच्छी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट देना फ्री में या सब्सिडाइज रेट पर, भाई थोड़े बहुत पैसे ले लो, किसने मना किया? थोड़े बहुत पैसे लो, बट सर्विस क्या दो? दमदार। पेशेंट जाए, ठीक होकर आ जाए, क्या बोलेंगे हम? मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर के बाद अभी किसने बात करी? एक पेशेंट ने। ये कौन सा पेशेंट है? जो एडमिट है। इन पेशेंट एच, इन्होंने क्या बोला? इनकॉम्पिटेंट पैरामेडिक स्टाफ, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड एंड बैन लाइन। कुल मिलाकर ये क्या है? ये डिससेटिस्फाइड पेशेंट है। इन्होंने बता दिया है कि यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, स्टाफ नहीं है, प्रॉपर क्वालिटी नहीं है फूड के अंदर, पता नहीं क्या खाना देते हैं, मतलब डिससेटिस्फाइड है। स्टाफ एम क्या बोलता है? मैनेजमेंट अंडरमाइंस अवर रोल इन रनिंग द हॉस्पिटल। ये वहां का स्टाफ है, छोटे मोटे लोग जो छोटे मोटे लेवल पर जॉब करते हैं, क्या बोलता है? कि हमारी कोई कदर नहीं करता है। अब आप बताओ, सबके सब डिससेटिस्फाइड, डॉक्टर भी डिससेटिस्फाइड, पेशेंट भी डिससेटिस्फाइड, स्टाफ भी डिससेटिस्फाइड, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं? मुश्किल लग रहा ना कुछ। आगे बढ़ते हैं। रिसेंट परफॉर्मेंस डेटा ऑफ हॉस्पिटल वर्सेस नेशनल एवरेज आर एज फॉलोज। देखो, जब हमें कंपेयर करना होता है ना फाइनेंशियल के बेस पर, तब तो बड़ा आसान है। 2 कंपनी का प्रॉफिट लो, कंपेयर कर लो, या फिर अपने ही प्रॉफिट से कंपेयर कर लो। लास्ट ईयर इतना कमाया था, इस साल इतना कमाया, इंक्रीज होगा तो अच्छी बात है, और डिक्रीज होगा तो बड़ी दिक्कत का काम है। जब बात होती है नॉन फाइनेंशियल की, तो उसमें क्या होता है? कंपैरिजन। भाई मेरे सामने 2 बच्चे बैठे हैं, अब दोनों में कौन सा अच्छा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों में से कौन सा अच्छा है मुझे ये बताना है। तो वही यहां पे हो रहा है। यहां पर डेटा दिया है हमारे को, एक तो क्योर का, दूसरा नेशनल एवरेज, यानी बाकी जो हॉस्पिटल है सिमिलर नेचर के, उनका एक एवरेज दे रखा है। चलिए भाई पढ़ते हैं। नंबर ऑफ डॉक्टर्स,
देखो हमारे वाले में 80 है और वहां पे कितने हैं 76। अगर इस डेटा पे ध्यान दें तो जो बोल रहे थे ना स्टाफ कम है, पिटाई हो सकती है उनकी, स्टाफ तो पूरा है, ज्यादा है बल्कि। अच्छा, एवरेज डॉक्टर सैलरी पर मंथ इंक्लूडिंग ओवर टाइम कितना मिला एक डॉक्टर को? 1,20,000। अच्छा, एवरेज डॉक्टर सैलरी इंक्लूडिंग ओवर टाइम एज पर बजट कितना सोचा था कि देंगे? 1,20। दिया कितना? 1,20। यानी जितना सोचा था उतना नहीं दे दिया। कुल मिलाकर बात क्या है कि डॉक्टर की बात अब ठीक लग रही है। वो क्या बोलता है कि हमसे फालतू काम तो करवाते ही हैं जी, और हमें क्या नहीं मिलता उसके बदले? ओवर टाइम। जबकि अगर मैं एवरेज से कंपेयर करूं इसको, तो स्टाफ का बजट कितना था? 1,25। 1,20 से ज्यादा था, और दिया कितना एक्चुअल के अंदर? 1,60। अब देखो ना, इनको मिल रहा है बेचारों को 1,20 और बाकी वालों को मिल रहा है 1,60। क्या लगता है, डॉक्टर सेटिस्फाइड होंगे या डिससेटिस्फाइड? डिससेटिस्फाइड। अच्छी सर्विस देना रूल नंबर 1, लेकिन अच्छी सर्विस देने के बाद रूल नंबर 2 ये भी तो होना चाहिए ना कि डॉक्टर्स की पेट भराई होना, डॉक्टर्स को उतनी सैलरी मिलना कि डॉक्टर खुश हो जाए, डॉक्टर को कमी महसूस ना हो, डॉक्टर को गड़बड़ ना करें। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इन पेशेंट, इन पेशेंट मतलब जो आए एडमिट हुए, तो नंबर ऑफ इन पेशेंट ट्रीटेड, यानी इतनों का ट्रीटमेंट किया है हॉस्पिटल में एडमिट करके, 8,360 और 6,369। अब लग रहा है भाई साहब कि डॉक्टर कम है। 6,369 पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए 76 डॉक्टर, और यहां पर देखो जरा काफी ज्यादा है। मैं निकालता हूं कितने, 8,360 डिवाइड बाई 6,369, तो भाई साहब ये आता है 1.31, यानी कि लगभग 30% यहां पर पेशेंट ज्यादा एडमिट होते हैं। भाई जब पेशेंट ज्यादा एडमिट हो रहे हैं तो डॉक्टर भी ज्यादा होने चाहिए। कितने? मोटा मोटा 30% तो होने चाहिए ना। हाँ, तो यहां से पता लग गया कि डॉक्टर सही बोल रहा था भाई। एवरेज सेटिस्फैक्शन रेटिंग ऑफ इन पेशेंट, रेटिंग देख लो भाई 6 और 9, यानी यहां पर 6 रेटिंग का मतलब क्या है? यहां वाले पेशेंट क्या है? डिससेटिस्फाइड। सिर्फ 6 रेटिंग दी है, और एवरेज क्या है? नेशनल एवरेज 9। नंबर ऑफ पेशेंट्स री एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेम इलमेंट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। एक पेशेंट आया एक बीमारी लेकर, डॉक्टर ने उसका इलाज किया, वो चला गया। 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद फिर से आ गया उसी बीमारी के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले बीमारी ठीक नहीं हुई थी। अच्छा, ऐसे कितने पेशेंट हैं? 627। अच्छा, ट्रीटमेंट कितने का किया था हमने? 8,360। अच्छा, कितने लौट के आ गए? 627। निकालो जरा परसेंटेज, 627 डिवाइड बाई 8360 परसेंटेज, तो ये है 7.5%। अब निकालता हूं नेशनल एवरेज, 128 डिवाइड बाई 6369%, तो ये लगभग आ गया 2%। अब बताओ क्योर हॉस्पिटल अच्छा है कि बुरा? भाई साहब बुरा है। वहां पर 100 का ट्रीटमेंट हो तो 2 ही लौट के आते हैं, और यहां पर 7.5। आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्टाफ सेटिस्फैक्शन रेटिंग, देखो स्टाफ भी क्या है? डिससेटिस्फाइड है। 100 मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड, 0 मतलब नॉट सेटिस्फाइड। यहां पर कितना है? सिर्फ 16%। स्टाफ भी डिससेटिस्फाइड है, और यहां पर 86%। अच्छा, स्टाफ डिससेटिस्फाइड क्यों है? रीजन दिया था ना कि हमारी वैल्यू नहीं करते, हमें छोटा मोटा मानकर साइड में पड़े रहो, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ आउट पेशेंट ट्रीटेड, यानी वो पेशेंट जो आए ट्रीटमेंट लिया घर चले गए बिना एडमिट हुए। तो यहां पे कितने हैं? 76,212 और यहां पर 63,318, कुल मिलाकर एवरेज से ज्यादा। तो इन सबको पढ़ लेने के बाद आपको बात समझ में आ गई, पूरा क्वेश्चन यहां पर खत्म हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आई क्या? मैंने बहुत आराम से चीजों को प्रैक्टिकली लिंक करते हुए आपको समझाने की पूरी कोशिश की, और आपके मन में वो नजरिया डालने की कोशिश भी की है जिसके बेस पर आप एग्जाम में कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। तो अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी हमारी कि बताओ रीजन वाई नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जरूरी क्यों होते हैं एक एनपीओ के लिए, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं, उसके लिए क्यों जरूरी है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो आइए इसका आंसर बताता हूं मैं आपको, और आंसर बताने के साथ आपको मैं आईसीआई का आंसर भी दिखाता हूं। अच्छा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितने पेज लिखना है आंसर? 1 पेज। 4 नंबर का है तो कितने पॉइंट लिखने हैं? 4 पेज। यानी कि हमें 4 कारण लिखने हैं और हमें 4 नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रीजन नंबर 1,
पहला रीजन क्या है? बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। ये वही रीजन है जो किसी भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में आप लिख सकते हो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पैरामीटर को इस्तेमाल करने के पीछे। सबसे पहला रीजन है बेनिफिट्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। भाई किसी कस्टमर को, मतलब किसी पेशेंट को कितना बेनिफिट मिला, इसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप। एक गरीब पेशेंट आया, उसको आपने ठीक कर दिया, तो गरीब को दवा दे दी आपने, और गरीब को दी गई दवा भगवान की दुआ के बराबर है। उसे कितना फायदा हुआ क्या बता सकता है वो? आपको नहीं बता सकता। इसको मेजर ही नहीं कर सकते आप। जैसे आपने यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, आपको बात समझ में आ रही होगी, आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ भाई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब समझ के बाद अच्छा जो आपको वैल्यू फॉर मनी मिला, कुछ डिफाइन कर सकते हो क्या आप? कितना, हाउ मच? नॉट पॉसिबल। इट इज ए फीलिंग। सिर्फ महसूस होता है कि हाँ भाई कुछ तो मिला है, फायदा तो हुआ है, बट कितना ये नहीं पता। कॉस्ट से ज्यादा? हाँ कॉस्ट से ज्यादा है भाई। 1 घंटा मैंने दिया सर की वीडियो को देखने के अंदर, उस 1 घंटे में मैं कॉमेडी सर्कल भी देख सकता था, उस 1 घंटे के अंदर मैं कोई टीवी सीरियल भी देख सकता था, उस 1 घंटे में कुछ भी कर सकता था मैं, बट मैंने उसको छोड़कर क्या देखा? लेक्चर। हाँ तो फायदा तो हुआ है। तो रीजन नंबर 1, बेनिफिट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। अच्छा लॉस होगा, हॉस्पिटल को तो क्या बंद कर देंगे? नहीं, तब भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर यही सारी बातें जो मैंने आपको वर्बली बताई इस पॉइंट में लिख देनी थी। ध्यान देना, पूरा आंसर एक पेज में आना चाहिए और 4 पॉइंट आएंगे, यानी कि इसका रिप्लाई करने के लिए आपको 2 से 3 लाइनें लिखनी थी बस, 2 to 3 लाइन्स ओनली। ज्यादा करो 4 लिख दो। अब बात करते हैं रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 2 है बेनिफिट्स में एक्रू ओवर दी लॉन्ग टर्म। आज कोई नई मशीन खरीद के लाए, आज कोई नया डिपार्टमेंट बनाया, है ना, तो इसका बेनिफिट आज मिल जाएगा ऐसा नहीं है, इसका बेनिफिट तो मिलता रहेगा। तो रीजन नंबर 2 ये है कि अगर सिर्फ आप करंट ईयर प्रॉफिट और लॉस के बेस पर इवैल्यूएट करने की कोशिश करोगे ना तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर को इस्तेमाल करना जरूरी है। तीसरा रीजन, मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड एक्सपेंडिचर। ध्यान देना, एनपीओ का मेन पर्पस होता है फंड को ठीक से इस्तेमाल करना, जो पैसा मिला है उसको ठीक से इस्तेमाल करना, क्योंकि प्रॉफिट कमाना उसका उद्देश्य नहीं है। अच्छा ठीक से इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा क्या उद्देश्य है इसके? 4 उद्देश्य है इसके। शुरू में पढ़ा था हमने, बेस्ट ट्रीटमेंट टू पेशेंट, नए इनोवेटिव तरीके, गरीबों को फ्री में इलाज, याद है ना? तो वो सारी बातें यहां पे लिखनी। कितनी? 2 से 3 लाइन। सर यहां पर तो बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं, इतना नहीं लिखना था। पॉइंट नंबर 4, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। जब कोई कंपनी एनपीओ होती है ना तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, और अगर एनपीओ नहीं है तो सिंगल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कमाओ। तो एनपीओ के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसीलिए नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर मल्टीपल होने चाहिए। स्टाफ सेटिस्फैक्शन अच्छा होना चाहिए, पेशेंट सेटिस्फैक्शन अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अच्छी होनी चाहिए, पेशेंट का वेटिंग टाइम कम होना चाहिए। बस यही बातें जो मैंने वर्बली बोली उसको लिखना था। कितने लाइनों में? 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 4 लाइन, तो बात बन जानी थी। अब बात करते हैं आईसीआई के आंसर की। देखो आईसीआई ने जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर दिया है 2 पेज में आ रहा है, क्या इतना लंबा आंसर आपको एग्जाम में लिखना है? आंसर इज नो। तो देखो जरा ये जो पैराग्राफ दिया ना आपको, ये 3 पैराग्राफ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना। तो सर आईसीआई ने क्यों लिखा? आपको समझाने के लिए। जब आईसीआई सजेस्टेड आंसर निकालता है तो अपने आंसर को अच्छे से इलैबोरेट करता है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जब उसके आंसर को पढ़े तो उसको बात समझ में आ जाए। इसमें वो ये नहीं बताता कि कितना लिखना है, इसमें समझाता है कि क्या लिखना है। तो इसकी लेंथ मत देखिए, जैसे यहां पे देखो आप 4 पॉइंट के अंदर बहुत लाइनें, इसकी लाइन 1 2 3 4 5 6, पहले पॉइंट में 6 लाइनें हैं, आपको कितनी लिखनी है? 2 से 3 लाइन, मैक्सिमम 4। क्यों भाई? 4 नंबर का है, आपका आंसर आएगा 1 पेज में। 1 पेज में 4 पॉइंट का मतलब है 1 पॉइंट के 3 से 4 लाइनें, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में वैल्यू फॉर मनी की बात करनी थी, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क की बात करनी थी, और बताना था अच्छा है कि बुरा है। तो 3 पैरामीटर थे, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज एंटिटी के पास हैं उन्हें क्या कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। तो जरा चेक करो, आप डॉक्टर की सैलरी निकालो, जरा आप कैलकुलेशन करो जो मैंने करके दिखाई थी आपको। इसमें 80 डॉक्टर थे और एवरेज में कितने थे? 76। सैलरी कितनी थी? यहां पर 1,20,000, वहां पे कितनी थी? 1,00,000।
60,000, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि डॉक्टर्स यहां पर क्या है, डिससेटिस्फाइड। टोटल सैलरी क्या है, कम है। सैलरी कम होने पे क्या हो सकता है, डॉक्टर छोड़कर जा सकते हैं, बोलेंगे मुझे काम नहीं करना जी, मैं जा रहा हूं। तो क्या लगता है आपको, यह हॉस्पिटल क्या सही काम कर रहा है? इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना जरा, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो रिसोर्सेज हैं क्या उसने कम में ले रखे हैं? भाई देखो जवाब तो है हां। अगर इकोनॉमी के लेवल पर चेक करूं तो हां, डॉक्टर्स को कम सैलरी पर इन्होंने रख रखा है, जो कंपनी के लिए, एंटिटी के लिए इकोनॉमिकल है, फायदेमंद है। लेकिन डिससेटिस्फैक्शन से मालूम पड़ता है कि डॉक्टर भी डिससेटिस्फाइड है, स्टाफ भी डिससेटिस्फाइड है, तो ये जो बेनिफिट है ना इकोनॉमी वाला, लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये मैंने बात करी इकोनॉमी पैरामीटर की। तो जो बात मैंने आपको वर्बली बताई, इसको क्या करना था, लिख देना था। अच्छा ध्यान देना जरा, रिक्वायरमेंट नंबर 2 जो है ना 12 नंबर की है, और 12 नंबर मतलब 3 पेज। 3 पेज में 3 पॉइंट लिखने हैं, यानी 1 पेज में पहला पॉइंट, यानी इकोनॉमी को अच्छे से इलेबोरेट करके लिखना था और पूरे पेज को यूज करना था उसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं पैरामीटर नंबर 2, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोले तो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उससे क्या हमने बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करी और क्या हम दे पाए। तो यहां पर बताना जरा, आउटपुट मतलब क्या है, सर्विस टू पेशेंट। तो यहां पे निकालो जरा कि एक डॉक्टर ने कितने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया। ये क्या यहां के लिए, परफॉर्मेंस पैरामीटर, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पैरामीटर। अच्छा बात करें क्योर की, तो यहां पर 8,360 कौन से थे जो एडमिट हुए, 76,212 कौन से थे जो ओपीडी वाले थे, दोनों को जोड़ दो कितना आ गया, 84,572। अच्छा यहां पे डॉक्टर कितने थे, 76 या 80 डॉक्टर थे यहां पर। तो 84,572 को 80 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब है मोटा मोटा क्योर हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर ने 1057 पेशेंट देखे। अब बात करते हैं नेशनल की, कितने थे वहां पे टोटल पेशेंट, इन हाउस कितने 6369, ओपीडी वाले कितने 63318, दोनों को ऐड कर दो कितना आ गया 69687, डिवाइड बाई 76 कितना आ गया 917। तो ध्यान देना जरा, पर डॉक्टर यहां पर ज्यादा पेशेंट को देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि जो रिसोर्सेज क्योर हॉस्पिटल के पास हैं वो इनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर रहा है। तो हम यहां पर भी कहेंगे यस, इन्होंने एफिशिएंसी को अचीव तो किया है, बट डॉक्टर कम है, पेशेंट ज्यादा हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि स्टाफ शॉर्ट है, स्टाफ की शॉर्टेज है, और इस बात को डॉक्टर सी ने भी कंफर्म किया था। तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, डॉक्टर कम है, पेशेंट ज्यादा है, इसीलिए वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, पढ़ा था हमने, पता नहीं इसमें ओरिजिन है कि नहीं है, लेकिन वेटिंग टाइम भी क्या है, ज्यादा है, तो वो भी यहां पे लिखना है। वेटिंग टाइम ज्यादा मतलब पेशेंट डिससेटिस्फाइड। तो हां कह तो रहे हैं हम कि एक डॉक्टर ज्यादा पेशेंट को देखता है, बट क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट तो नजर नहीं आ रहा, स्टाफ को सेटिस्फैक्शन तो नजर नहीं आ रहा। ये आपको पूरे एक पेज में लिखना था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाना। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेस्ट ट्रीटमेंट टू पेशेंट। अच्छा ट्रीटमेंट को मैं बेस्ट कब मानूंगा, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया, हमने ठीक किया, चला गया, फिर लौट के नहीं आया। इसका मतलब क्या है, अगर वो लौट के आ रहा है तो हमारा ट्रीटमेंट बेस्ट नहीं था। तो निकाली थी हमने परसेंटेज 2% और 7.5। तो यहां पे क्या पता पड़ गया कि ना 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 ना, यहां पर ये इफेक्टिव नहीं है, यहां पर रीएडमिट होने वाले पेशेंट ज्यादा है। तो जो बात मैंने आपको वर्बली बताई, इसी को इंग्लिश में लिख देना था पूरे एक पेज के अंदर। तो इसका आंसर करीबन 2.5 से 3 पेज में आपको लिखना था। पूरे के पूरे 12 नंबर आपको मिल गए थे, बात खत्म हो गई थी। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 की। रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आंसर तो मैंने आपको पहले ही दे दिया था। यह है रिक्वायरमेंट नंबर 3, 4 नंबर का है, मतलब एक पेज में इसका आंसर आएगा। अच्छा एक के 100 भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा। उन्होंने क्या बोला था सीईओ साहब ने कि पुअर से थोड़ी बहुत पैसे चार्ज कर लेते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन पर सब्सिडी कम कर देते हैं, पैसा आएगा, पैसे से क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे। तो सीईओ साहब को बताओ कि यहां पर ऑब्जेक्टिव ही है
फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो जो पैसा हम ले रहे हैं उस पैसे को लेने के अंदर ही हमने क्या कर दिया, अपने ऑब्जेक्टिव को ही डिफीट कर दिया। हम भूल गए हमें क्या करना था, फ्री में ट्रीटमेंट देना था। हम क्या करने वाले हैं, अब पैसा मांगने वाले हैं। तो भाई इनका जो प्रपोजल है वो क्या अच्छा है, नो। बात समझ में आ गई, क्या इनका प्रपोजल अच्छा है, नो। मानते हैं स्टाफ कम है, अगर स्टाफ कम है तो फंडिंग लो ना, स्टेट गवर्नमेंट से, प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन पेशेंट से पैसा मत लो। ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री में गरीब को सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये इसका आंसर था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो आंसर इसमें लिखा रहता है ऐसे के आंसर में, ये आंसर को पूरा इलेबोरेट करते हैं, उतना आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एपिसोड नंबर 1 आपका यहां पे पूरा हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि एग्जाम में कितना लिखना होता है, एग्जाम में क्या सोचकर लिखना होता है, एग्जाम में कैसे ध्यान रखें कि एग्जामिनर को हमें आंसर में क्या दिखाना है, क्वेश्चन कैसे पढ़ें, सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले एपिसोड्स के अंदर हम करेंगे अगले क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने किसी ऐसे दोस्त को भी शेयर करें वीडियो जो कॉस्टिंग से घबराता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले एपिसोड के अंदर। थैंक यू।